अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और लेक्चर्स अच्छे से ले रहे होंगे। तो आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का वीक नंबर 14 स्टार्ट करने वाले हैं, डैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट भी है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स में भी आता है। जैसे कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं और उसके अंदर भी इसी तरह की डिटेल्स जो है वो मौजूद होती हैं। तो ये टॉपिक जो है आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। आपकी अगर आप फर्दर किसी कंपनी में जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिस्क हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट करते हो या कोई भी ऐप बनाते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से रिस्क जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पे से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपने जब भी पेपर को सॉल्व करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने साथ में एग्जांपल्स देनी है। जब आप साथ में एग्जांपल्स दोगे तो आपके कभी भी मार्क्स कट नहीं होंगे, क्योंकि जो नोट्स में डाटा प्रोवाइड किया होता है ना वो बहुत ही स्मॉल होता है। मतलब देखो, इतना कम डाटा अगर आप इतना सा लिखोगे तो आपको इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने अगर एसेट्स लिखना है तो आपने इसको थोड़ा सा डिफाइन करना है, आपने इसकी साथ में एग्जाम्पल्स देनी है। अब वो एग्जांपल्स क्या होंगी, डेफिनेशंस क्या होंगी, हम आज जो है इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। हम रिस्क मैनेजमेंट को देखेंगे, रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उसको असेस किस तरह से करते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें की जाती हैं, हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि रिस्क क्या होता है। आप थोड़ा सा खुद सोचें कि क्या होता है रिस्क। अगर आपने खुद डिफ़ाइन करना हो किसी को तो क्या कहेंगे। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा। तो रिस्क जो है बेसिकली हमारे पास एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो हम चाहते हैं कि ना हैपन हो। ठीक है, रिस्क लाइक अगर हम अपने घर की बात करें तो अगर हम जो है जब भी हमने बाहर जाना होता है तो हम दरवाज़ों को लॉक करके जाते हैं अच्छे से। क्यों? ताकि पीछे से चोर वगैरह ना आ जाए हमारे घर में और कोई डकैती वगैरह ना हो जाए। तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दरवाज़े बंद करके जाते हैं। अगर हम दरवाज़े खोल के जा रहे हैं तो रिस्क है कि चोरी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह अगर हम रियल लाइफ सिनेरियोज में और एग्जांपल्स देखें तो क्योंकि हम सब स्टूडेंट्स हैं तो हमने असाइनमेंट सबमिट करवानी होती है और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबमिट करवाना होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर हमने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करवाना है और आखिरी दिन पे हमारा लैपटॉप जो है वो बंद हो जाए, ख़राब हो जाए, तो हम क्या करेंगे। हमारी जो पूरे साल की मेहनत है वो ज़ाया होने का रिस्क हो सकता है अगर हमने उसका कोई बैकअप नहीं किया हुआ। तो ये भी हमारे पास क्या है, रिस्क है। और इस रिस्क को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते थे, हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते थे कि हम अपना जितना भी डाटा है वो अपनी टीममेट को देते, यूएसबी में रखते, ताकि इस तरह की जो पॉसिबल आउटकम्स हैं हमें वो देखने को ना मिलती हमें। अच्छा, ये हमारे पास जो है रिस्क की इक्वेशन प्रोवाइड की हुई है और इसमें क्या है, रिस्क इज़ द लाइक्लीहुड ऑफ द अक्रस ऑफ अ वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, वीकनेस को कहते हैं। ठीक है, वीकनेस मतलब कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई वीकनेस है। जैसे मैंने घर की एग्जांपल दी, उसके अंदर वीकनेस ये थी कि मैंने उसके दरवाजे जो है खुले छोड़ दिए थे। अक्रस ऑफ अ वल्नरेबिलिटी के कितने % चांसेस हैं कि ये हमारे पास इस तरह की हम वल्नरेबिलिटी करेंगे। कितनी दफ़ा ऐसा हो सकता है कि जो घर का दरवाज़ा है वो मैं खुला छोड़ दूँ। ठीक है, कितनी % है इसकी, हम उसको देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट। अब घर के अंदर अगर तो मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, गोल्ड पड़ा है, ज्वेलरी पड़ी है, तो मेरे उसकी हाउस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लाइक यहाँ पर अगर चोर आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन अगर घर में कुछ भी नहीं है, लाइक अभी न्यू घर है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, तो उसकी कॉस्ट जो है अगर वहाँ पर चोर आते हैं तो कोई एज सच ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो होगी उसकी वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन एसेट के किस तरह की इंफॉर्मेशन एसेट जो है वहाँ पर मौजूद है उसी के। अब हमने उसको उसमें से माइनस करना होता है परसेंटेज ऑफ रिस्क मिटिगेटेड बाय करंट कंट्रोल्स। हमारे जो करंट कंट्रोल्स हैं उससे कितने % तक रिस्क जो है वो रिड्यूस हो रहा है। घर वाली एग्जांपल देखें तो हमने वहाँ पर कैमरास लगाए हुए हैं, तो हो सकता है कि जो है चोर वो थोड़ा सा एहतियात करे, वो ना चोरी करे कि यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। तो यहाँ पर उसका जो थोड़ी सी % जो है वो रिड्यूस हो गई कि रिस्क जो है हमारा थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि हमने थोड़े से सेफ्टी मेजर्स लिए हुए हैं। ठीक है, और सेकंड सेफ्टी मेजर ये कि जहाँ पर ज्वेलरी पड़ी, डॉक्यूमेंट्स पड़े, हमने उनको जो है लॉक किया हुआ है और उसके कीज हमारे पास है, तो ये भी थोड़ी सी सेफ्टी हो गई। तो ये चीज़ कि हमने कितना % उसको सिक्योर किया। प्लस अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी तो जो है वो हर जगह होती है। लाइक हमें प्रॉपर श्योरिटी नहीं है कि हमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे शक है कि मैं दरवाज़ा बंद करके आई हूँ या नहीं करके आई, तो ये अनसर्टेन बात है, हमें पूरे वाज़े तौर पे नहीं कह सकती। ठीक है,
तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी आ गई, तो इसको हम प्लस करेंगे। तो हमारे पास ये रिस्क इक्वेशन है लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें, ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई एसेट वैल्यू माइनस मिटिगेशन प्लस अनसर्टेनिटी। हमारे पास जो फिजिक्स के फॉर्मूलाज होते हैं उसके अंदर भी प्लस माइनस करके हम वैल्यूज लिख देते हैं, लाइक इसके अंदर इतने एरर के चांसेस होते हैं, तो वो चीज़। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिस्क की इक्वेशन है, या इसको क्वांटिटेटिव रिस्क मॉडल भी कह देते हैं, रिस्क की डेफिनेशन भी कह देते हैं, और ये अक्सर जो है पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर हम इस फॉर्मूला के कंपोनेंट्स देखें, लाइक्लीहुड का मैंने बता दिया आपको क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ठीक है। यानी कि एक जो स्पेसिफिक वीकनेस है उसके एक्सप्लॉइट मतलब कि कोई जो थर्ड पर्सन है वो उसको यूटिलाइज करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, ठीक है। तो कितने परसेंट चांसेस हैं कि कोई इस वीकनेस का फ़ायदा उठाए, आप ये भी कह सकते हो। एसेट वैल्यू क्या होती है, द क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वर्थ ऑफ द इंफॉर्मेशन और सिस्टम टू द फर्म, यानी कि वो जो इन्फॉर्मेशन है या जो सिस्टम है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितनी वैल्यू रखता है। अगर हम एक कंपनी की बात करें तो उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, उनका डाटा होता है, क्लाइंट पर ट्रस्ट होता है, यूज़र्स का ट्रस्ट होता है, ठीक है। तो वो किस तरह से डेवलप होता है कि उनका डाटा जो है वो प्रोटेक्ट रखते हैं। अगर उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी हुई तो हैकर्स जो है वो इसीलिए हैक कर लेंगे, तो उन पर ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे, उनके क्लाइंट्स जो है वो ट्रस्ट लूज़ कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर मिटिगेशन, ये हमारे पास क्या है, ये करेक्शन फैक्टर्स है। मिटिगेशन क्या है, परसेंटेज ऑफ रिस्क करंटली रिड्यूस्ड बाय अप्लाइड सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ठीक है। मतलब कि हमने कितने परसेंटेज जो है ऑफ द रिस्क करंटली रिड्यूस, कितना हद तक हमने उसको सॉल्व कर लिया, किस तरह, बाय अप्लाइंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। सिक्योरिटी कंट्रोल्स जैसे कि हमने डाटा को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई की हुई है, हमने फायरवॉल्स को यूटिलाइज किया हुआ है, तो ये हमारे पास मिटिगेशन के अंदर आते हैं। अनसर्टेनिटी अ बफर एडेड टू अकाउंट फॉर अननोन थ्रेट्स और इनकम्प्लीट डाटा, ठीक है। अभी कुछ इस तरह के थ्रेट्स के बारे में अगर हम सोचें जो हमें अंदाज़ा नहीं है कि हो सकते हैं, तो वो हमारे पास अनसर्टेनिटी के अंदर आ जाती है। रिस्क मैनेजमेंट, हमने रिस्क को बहुत अच्छे से आई गेस डिटेल में देख लिया, अब हम रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट होती है कि उसको तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको इवेलुएट करना कि इसकी क्या कॉस्ट है, इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, कितना एक्सपेंस आएगा, और उसको कंट्रोल करना। टू एन ऑर्गेनाइजेशन जो है जब वो आइडेंटिफाई करती है, इवेलुएट करती है और मिटिगेट करती है रिस्क को, तो वो कहलाती है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट जो है ये एक साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब कि कैसे ये साइक्लिक और कंटिन्यूस प्रोसेस है आपसे पूछा जा सकता है। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस कम ही पूछे जाते हैं, बट हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। तो साइक्लिक और कंटिन्यूस प्रोसेस इस वजह से है क्योंकि कंपनी में न्यू एसेट्स तो आते रहेंगे। एसेट्स जो है हमारे पास क्या होते हैं, अगर मैं आपसे सिंपल टर्म में पूछूं तो एसेट्स हमारे पास रिसोर्सेज हो सकते हैं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयज़, ये भी हमारे जो हैं एसेट्स के अंदर ही आते हैं। हमारा जितना डाटा है, हमारे यूज़र्स हैं, वो हमारे पास हमारे एसेट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो न्यू एसेट्स आ रहे हैं, न्यू थ्रेट्स, हैकर्स जो हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने लगे हैं, न्यू उन्होंने जो है वायरस बना लिया है, और न्यू वल्नरेबिलिटीज आ सकती हैं, फ्लड आ गया, बारिश हो गई, अर्थक्वेक हो गया, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमारे पास थ्रेट्स के अंदर आती हैं। तो इस वजह से हमें मुसलसल जो है रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है, इसको रिस्क मैनेजमेंट के स्टेप्स हैं। नीड टू नाउ व्हाट यू हैव, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है। आप अपनी पूरी लिस्ट क्रिएट करते हो, किस चीज़ की लिस्ट क्रिएट करते हो, उसमें आप सारा लिखते हो कि आपके पास कौन से एसेट्स हैं, ठीक है। ए टू जी सब चीज़ें लिखी जाती हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमने किस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपने प्रोटेक्ट किस चीज़ को करना है, तब तक आप उसकी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है नीड टू नाउ व्हाट थ्रेट्स आर लाइकली। अब आपको पता चल गया है कि आपने किन चीज़ों की हिफाजत करनी है, आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, आपके लिए वो क्या वैल्यू रखते हैं। देन आप देखते हो कि उनमें कौन कौन से थ्रेट्स अवेलेबल हैं, मतलब कि अवेलेबल कह रही हूँ, कौन कौन से थ्रेट्स जो हैं वो आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास डाटा है तो उसको कोई हैक कर सकता है, उसको कोई डिलीट कर सकता है। और इसी तरह अगर हम बिज़नेस के अंदर देखें तो हमारे कंपटीटर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। रिस्क की भी ना मल्टीपल टाइप्स होती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रिस्क की मल्टीपल टाइप्स को पढ़ें। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उसके अंदर 3 तरह की होती हैं। कौन सी 3 तरह की होती है हमारे पास, एक होती है प्रोजेक्ट रिस्क,
एक होता है हमारे पास बिजनेस रिस्क और एक अंदर हमारे पास होता है प्रोडक्ट रिस्क। इनको आप स्टडी कीजिएगा, ठीक है। ये आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक में मिल जाएगा, आयन सोमरवाइल की है, 9th एडिशन के अंदर थी, चैप्टर नंबर 22 के अंदर। आप वो लाजमी स्टडी कीजिएगा, आपको कंटेंट मिल जाएगा अपने जो है पेपर में लिखने के लिए। अदरवाइज आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है नीड टू नाउ हाउ एंड हाउ वेल इट इज़ प्रोटेक्टेड। देन आपने आइडेंटिफाई करना होता है, आपने देखना होता है कि आपने कितने थ्रेड्स को जो है वो रिजोल्व किया और कितना बेहतर तरीके से किया, लाइक कितने परसेंट तक आपने जो है रिस्क को कंट्रोल कर लिया। नीड टू नो वेयर द गैप्स आर, और फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर अभी गैप्स है। मतलब कि एक तो हो गया ना कि थ्रेड्स आपने देख लिए कि ये थ्रेड्स हैं, फिर आप उसमें से देखोगे अच्छा हमने इस थ्रेड को जो है रिजोल्व कर लिया हुआ है, इसको कर लिया हुआ है, नहीं इसको नहीं किया हुआ अभी रिजोल्व, इस पर हमें मज़ीद वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी हमने रिस्क की डेफिनेशन को देखा है, रिस्क को प्रॉपर देखा है, रिस्क इक्वेशन को देखा है और रिस्क मैनेजमेंट में कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं हमने वो देखे हैं। और हमारे पास ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है साइक्लिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, ये लाइन आपने नहीं भूलनी है, आपने लास्ट में लिखनी है। फिर हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है क्या था, नीड टू नो व्हाट यू हैव मींस एंड नीड टू नो व्हाट थ्रेट्स आर लाइकली। रिस्क आइडेंटिफिकेशन करनी है आपने, उसमें आपने अपने एसेट्स देखने। एसेट्स हमारे पास क्या होते हैं, मैंने एसेट्स की डेफिनेशन लिखी थी यहाँ पे, मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी लिखे थे यहाँ पर कि आप लोगों को मैं समझा सकूँगी। यहाँ पर ये रिस्क मिटिगेशन की ये हम जो है लास्ट पे स्टडी करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास दीज आर दी थिंग्स ऑफ वैल्यू वी वांट टू प्रोटेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती हैं, वो थिंग्स ऑफ वैल्यू होती हैं जो हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इट कुड बी फिजिकल हार्डवेयर लाइक अ सर्वर और इंटेंजिबल थिंग्स लाइक कस्टमर ट्रस्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि फिजिकल हार्डवेयर सर्वर वगैरह हो गया जहाँ पर हमारा डाटा अवेलेबल होता है, या इंटेंजिबल थिंग्स जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि कस्टमर का ट्रस्ट या हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब हमारी इंटेलिजेंस, ठीक है। या एक हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका भी हमारे पास एक्सपीरियंस काउंट करता है। और अगर हमारा जो कोई बहुत वर्थ ही हमारे लिए जो एम्प्लॉय है वो अगर छोड़ के चल जाता है तो हमारी कंपनी को जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। किस तरह का, कि उसके पास कोई प्रोजेक्ट था और जो है न्यू पर्सन को प्रोजेक्ट दोबारा समझाने में, उसको वो कोडिंग दोबारा समझने में बहुत टाइम लगेगा, तो हमारा टाइम का लॉस होगा और इस वजह से हो सकता है कि हम प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर ना कर सकें और हमारी कंपनी की रेपुटेशन जो है वो डैमेज हो सकती है। थ्रेड्स की बात करें तो हमारे थ्रेड सोर्सेज में मैन मेड और नेचुरल है, ठीक है। मैन मेड में हमारे पास कौन सा आता है, लाइक हैकर और एक्सीडेंटल डाटा डिलीशन। अक्सर ऐसा होता है कि कोई ना कोई क्यूरीज होती है हमारे पास डाटा को। आपने अगर डाटाबेस को स्टडी किया हुआ तो आपको पता होगा, ओरेकल डाटाबेस है, माई सीक्वल है, तो उसमें हम क्यूरीज लिखते होते हैं। अगर हम सारे कॉलम्स को डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, डिलीट टेबल की कुछ ना कुछ कमांड्स होती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जितना भी वैल्यूबल डाटा है वो डिलीट होने के चांसेस होते हैं। रिकवर के भी उसके ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि किस तरह से रिकवर करना है तो हो सकता है कि आप यूज़र का जो कंपनी का जो मेजर डाटा है उसको आप एक एट अ रिस्क रख देते हो, ठीक है। इसलिए साथ साथ कहा जाता है कि बैकअप करना चाहिए आपको। इसके बाद हमारे पास नेचुरल है। नेचुरल में लाइक फ्लड और अर्थक्वेक, ठीक है। फ्लड जैसे कि कह लो कि आपका सर्वर जो है वो बेसमेंट में पड़ा हुआ है, ठीक है। फ्लड आ गया, आपके सर्वर सारे डाउन हो गए, आपकी जो वेबसाइट है वो भी डाउन हो गई, आपकी यूज़र्स का डाटा जो है वो एट अ हायर रिस्क पर आ गया कि वो लॉस हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर आग लग गई है तो वो भी हमारे पास नेचुरल थ्रेट के अंदर आता है। इसके बाद हमारे पास वल्नरेबिलिटीज़ में अगर देखें तो हमारे पास वीकनेस होती है, ये स्पेसिफिक वीकनेस होती हैं एसेट के अंदर और हमारे कंट्रोल और अ कंट्रोल दैट अ थ्रेट कुड एक्सप्लॉइट, ठीक है। एसेट्स या ऐसे कंट्रोल्स जो कि एक थ्रेट मतलब कि हैकर्स को कह लो कि वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जैसे कि अनलॉक डोर इज़ अ वल्नरेबिलिटी, जैसे मैंने घर की एग्जांपल दी। या अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसका दरवाज़ा खुला हुआ है तो एक जो चोर है वो ईजीली आ सकता है, वो एक खतरा है, ठीक है। कंट्रोल्स क्या होता है, हमारे पास सेफगार्ड्स होते हैं और जो हमारे पास काउंटर मेजर्स आर रेडी इन प्लेस टू रिड्यूस द रिस्क, यानी कि रिस्क को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो सेफगार्ड्स होंगे। अब सेफगार्ड्स हमारे पास जैसे फायरवॉल्स यूज़ कर लिया हमने, लॉक यूज़ किया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की, हमारे पास कंट्रोल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रखा था, इमेजिन अ बैंक दैट स्टोर ऑल इट्स कस्टमर्स रिकॉर्ड ऑन अ सिंगल
कंप्यूटर इन बेसमेंट दैट समटाइम्स गेट्स डैम्प। ठीक है, अब एक बैंक का डाटा है, ठीक है, उसने अपने तमाम कस्टमर्स का रिकॉर्ड सिर्फ एक ही कंप्यूटर के अंदर रखा हुआ है, और वो कंप्यूटर कहाँ पर है, वो बेसमेंट के अंदर मौजूद है, जो कि कभी कभार नमी की वजह से गीला हो जाता है। ठीक है, ये कह लो आप, डैम्प हो जाता है, मतलब कि नम सा हो जाता है। अब यहाँ पर आपने बताना है कि ये जो डैम्प बेसमेंट है, ठीक है, जो थोड़ी सी नमी वाली बेसमेंट है, आप उसको क्या क्लासीफाई करोगे? क्या वो एक एसेट है, वो थ्रेट है, या वो वल्नरेबिलिटी है? ठीक है, तो इसको सोचें आप और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये क्या होगा, और इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर वल्नरेबिलिटी है, और ये क्यों है? ये एक वीकनेस है, ठीक है, कि हम उसको डैम्प इन्वायरमेंट के अंदर रख रहे हैं। थ्रेट क्या हो सकता है कि मोल्ड लग सकता है वहाँ पर, जो है जितना भी मेरा जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो सकता है, नमी की वजह से हो सकता है कि हार्ड इशू आ जाए। तो ये चीज़ जो है हमारे पास क्या होगी, वल्नरेबिलिटी होगी, और ये हमारे पास एक स्पेसिफिक वीकनेस है इन्वायरमेंट के अंदर, जिससे हमारे पास डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेप डू यू थिंक एन ऑर्गेनाइजेशन शुड परफॉर्म फर्स्ट टू इंश्योर दे आर फोकसिंग देयर बजट ऑन राइट थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए अगर वो रिस्क जो है रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं? सबसे पहले क्या वो तमाम पॉसिबल थ्रेट्स लिखेंगे, जैसे कि हैकर्स और स्टॉर्म्स वगैरह, या वो सबसे पहले अपने एसेट्स लिखेंगे, जैसे सर्वर्स एंड डाटा एंड देयर वैल्यू, या वो लिस्ट ऑल वल्नरेबिलिटीज़, तमाम वीकनेस को पहले लिखेंगे, जैसे वीक पासवर्ड और डैम बेसमेंट। इसको भी सोचें आप, पॉज करें, कमेंट करें, एंड देन मैं आपको इसका आंसर बताने वाली हूँ। तो इसका आंसर है ऑल एसेट्स, क्योंकि हमने यहाँ पर भी बात की थी ना कि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपने प्रोटेक्ट किस चीज़ को करना है। जब तक आपको पता ही नहीं कि आप किस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उसके अंदर से वीकनेसेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे कि उसके अंदर क्या थ्रेट्स मौजूद है? ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी क्या है हमारे पास ये एक स्पेसिफिक वीकनेस होती है एसेट के अंदर और इट्स प्रोटेक्शन के अंदर। यानी कि हमने जो प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि मैंने जो है वो लॉक यूज़ किया, लेकिन वो लॉक जो है वो इजीली ब्रेक किया जा सकता है, तो वो भी हमारे पास वीकनेस ही है। और इट इज़ अ कंडीशन दैट एग्जिस्ट विद इन योर ओन इन्वायरमेंट, जो आपके अपने इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है, वो हमारे पास वल्नरेबिलिटी होती है। थ्रेट क्या होती है? ये एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स होती है जो कि एक्सप्लॉइट, जो कि हर्ट कर सकता है, जो हार्म दे सकता है, डेट वीकनेस टू काज हार्म। ठीक है, अब हमारे पास एक और एग्जांपल है। अगर एक कंपनी यूज़ करती है पासवर्ड 123 फॉर इट्स एडमिन अकाउंट, क्या आप इसको क्लासीफाई करोगे कि ये वीक पासवर्ड एज अ थ्रेट और अ वल्नरेबिलिटी? आप इसको क्या करोगे? आप इसका भी जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड देन चेक करते हैं कि आपको कितना आइडिया है। इसका आंसर जो है मैं प्रोवाइड नहीं करूँगी, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में खुद ही बताना है, और आप नेट को यूज़ कर सकते हो अगर नहीं आता तो। रिस्क असेसमेंट जो है इसमें क्या है? असेसिंग पोटेंशियल लॉस, परसेंटेज ऑफ रिस्क मिटिगेटेड बाय करंट कंट्रोल्स, अनसर्टेनिटी, रिस्क डिटर्मिनेशन, लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब इसमें क्या है, हमने रिस्क को असेसमेंट करनी कि हमें इससे कितना पोटेंशियल लॉस हो सकता है। लाइक एक रिस्क हमें पता चल गया, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास कौन कौन से रिस्क हैं। अब हमने उसकी वर्थ देखनी है कि ये आया लॉस जो है ये रिस्क जो है कौन से लेवल का है, हायर लेवल का या लोअर लेवल का है। यहाँ पर ये देखो एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ पर लेवल ऑफ रिस्क जो है वो मेंशन है। अब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखो जो है ये वाला लेवल 1 में क्या है, ये इनसिग्निफिकेंट है, मतलब कि इसमें कोई आपको नुकसान नहीं होता, नो इंजरीज, लो फाइनेंशियल लॉस, बहुत कम फाइनेंशियल लॉस होता है। सेकंड लेवल का अगर रिस्क है तो वो क्या होता है, माइनर होता है, आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना पड़ा है, ऑन सेट रिलीज इमीडिएटली कंटेन्ड, मीडियम फाइनेंशियल लॉस हुआ है, मतलब कि आपके जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं आप लोगों ने खुद ही जो है वो रिजोल्व कर लिया है उसको, और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा जो है वो माइनर सा लॉस हुआ है, मीडियम सा। ठीक है, ये हमारे पास किस में आता है? माइनर में। मॉडरेट में क्या होता है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, ऑन सेट रिलीज कंटेंट विद आउटसाइड असिस्टेंस, मतलब कि अब आपको जो है बाहर से या किसी और कंपनी से या जो गवर्नमेंट है उससे मदद लेनी पड़ी है कि आपको जो है वो हेल्प आउट कर सके। ठीक है, ये हमारे पास हाई फाइनेंशियल लॉस के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास मेजर में क्या होता है कि लॉस ऑफ प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी कि आपकी मशीन जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई हैं। ऑफ साइट रिलीज विद नो यानी कि आपके जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा, मतलब कि कह लो कि इंडस्ट्री में भी जाने लग गया, आपकी रेपुटेशन को वो अफेक्ट करने लग गया है। मेजर फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर आपको होना स्टार्ट हो जाता है, एक्सटेंसिव इंजरीज आ गए यहाँ पर।
अच्छा, लेवल 5 में क्या होता है, कैटास्ट्रोफिक, मतलब कि डेथ हो गई है वहाँ पर, अगर एम्प्लॉयज़ की डेथ हो जाती है, या टॉक्सिक रिलीज ऑफ साइट विद डिटर्मिनल इफेक्ट, ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, बहुत ज़्यादा आपको इसमें फाइनेंशियल लॉस देखने को मिल रहा है। जैसे कि अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो आग लग जाती है, ठीक है। अब आग लग, जहाँ पर आग लगी अगर वहाँ पर एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, डेथ वगैरह हो गई है, आपके कपड़े जो हैं, अगर फॉर एग्जांपल कपड़ों की दुकान मिल थी, तो वहाँ पर जो है वो कपड़े जल गए हैं, आपको बिलियंस में नुकसान हो गया, तो ये हमारे पास कैटास्ट्रोफिक में आता है। मेजर में ये हुआ है कि किसी की डेथ नहीं हुई, बहुत ज़्यादा इंजरीज आ गई हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, आपकी मशीन्स वगैरह हैं वो भी जल गई हैं, ठीक है। और मॉडरेट में अगर हम बात करें तो मतलब कि कुछ इंजरीज हुई थी, माइनर सी थी, मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उनको दे दिया था। और माइनर में तो ये था कि बस हल्का सा कट आ गया था लाइक, और इनसिग्निफिकेंट में कि कोई भी इंजरीज नहीं आई, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये भी रिस्क के ही कुछ लेवल्स हैं। लेवल ए का होता है कि आपको, अब ये जो है ये अकॉर्डिंग टू चांसेस हैं, ठीक है, इसके अकर होने के कितने चांसेस हैं। लेवल ए में होता है कि आपको बहुत ज़्यादा श्योरिटी इज एक्सपेक्टेड टू अकर इन मोस्ट सर्कमस्टांसेस। लेवल बी में क्या होगा कि पॉसिबिलिटी है, मतलब 70% तक चांस है कि होगा, अकर पॉसिबल है, माइट अकर एट सम टाइम, हो सकता है कि कभी अकर हो। लेवल डी अनलाइकली के कुड अकर, ये बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है। और रेयर की कह लो कि बहुत ही, मतलब कि साल में एक दफ़ा हो जाएगा, 2 दफ़ा हो जाएगा, 10% तक या 5% तक चांसेस है, 5 से 10% तक। तो ये चीज़ हमारे पास जो है ये रिस्क असेसमेंट के अंदर आती हैं, ठीक है। रिस्क डिटर्मिनेशन होगी। और यहाँ पर एक पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगी कि इन ही बेसिस पर देखा जाता है कि हमें रिस्क को मिटिगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि रिस्क एक है और उससे मुझे लॉस हो रहा है 50,000 का, लेकिन उस 50,000 को बचाने के लिए जो मुझे सेफ गार्ड्स करने पड़ेंगे, कंट्रोल्स करने पड़ेंगे, वो मेरे एक्सपेंस दे रहे हैं 20 लाख। तो क्या मैं उस रिस्क को कंट्रोल करूँगी? नहीं। मुझे जो है उस रिस्क को कंट्रोल करने के लिए उस रिस्क से ज़्यादा वैल्यू देनी पड़ रही है। लाइक रिस्क था 50,000, उस मतलब 50,000 की वैल्यू मेरी रिस्क पे थी, तो उसके पीछे मैं अगर अपने 20 लाख लगा दूंगी तो ये कहीं की भी बहादुरी नहीं है, ये अपना फाइनेंशियल लॉस है। तो मैं कहूँगी कोई बात नहीं, वो रिस्क अगर हो जाए हम उसको बाद में खुद ही हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट देखी जाती है कि मिटिगेशन कॉस्ट अगर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिस्क इटसेल्फ, तो हम उस रिस्क को अवॉइड कर देते हैं। ये हमारे पास स्ट्रेटजीज के अंदर ही आता है। तो रिस्क कंट्रोल स्ट्रेटजीज में देखते हैं आइडेंटिफाई। तो यहाँ पर है कि हर थ्रेट और उससे एसोसिएटेड वल्नरेबिलिटीज़ के लिए आप क्या करते हो, आप प्रॉपर एक लिस्ट बनाते हो कि आप इनको किस तरह से कंट्रोल करना है। और इसमें ना 3 तरह की जो है वो कैटेगरीज बनती हैं, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड टेक्निकल कंट्रोल्स। पॉलिसीज़ में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल अगर वीक पासवर्ड है तो आप उसमें पासवर्ड बताते हो कि आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, उसमें जो है अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, कैपिटल, स्मॉल, और उसमें काउंटिंग होनी चाहिए, स्पेशल करैक्टर्स जो हैं वो यूटिलाइज होने चाहिए। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आ जाएगा। और पासवर्ड जो है आपने आफ्टर एवरी 2 मंथ्स जो है वो चेंज करना है। तो ये हमारे पास पॉलिसीज़ होती हैं कुछ। और लाइक समटाइम्स ये कह लो कि अगर आपने जो है कंपनी को छोड़ के जाना है तो आपने 1 महीने पहले नोटिस देना है ताकि हम नेक्स्ट पर्सन को अरेंज कर सकें। आपने उसको सारा कोड जो है वो समझा कर जाना है। तो ये पॉलिसीज़ होती हैं। प्रोग्राम्स में होता है कि ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाए, ठीक है, प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं कि आपने जो है इस तरह से करना है, उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। वो सब चीज़ें हमारे पास प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। टेक्निकल कंट्रोल्स के अंदर लाइक हमने कोई मालवेयर कह रही हूँ, हमने फायरवेल जो है वो यूज़ किया है, हमने मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है उसको ओपन किया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था, बहुत लेंथी हो गया है, लेकिन ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था और इसको एग्जांपल्स के साथ समझाना बहुत ज़रूरी था। होप सो आपको कुछ ना कुछ एग्जांपल्स इसमें से याद रह जाएंगे और आप उनको जो है अपने नोट्स के अंदर अपने लिखोगे और पेपर्स में जो है इनको लाजमी जो है ना वो सोल्व लिखिएगा, आपको जो है ना अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ नोट्स लिखे हुए, अगर आप इनको रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पर ही वीडियो का एंड करना चाहते हो तो आप भी वो भी कर सकते हो। सॉरी, फिर गला बैठ गया बोल बोल के।
अच्छा, यहाँ पर ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन जो है ना आपने इनका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना है और मैं चेक करूँगी। और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप मेरे से ईजीली पूछ सकते हो और आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, अल्लाह ताला आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। An organization calculates that a critical database has a high asset value $10 and the likelihood of a cyber attack is also high. They currently have no mitigation control in place and uncertainty is low. ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यूज़ बताई हुई है कि एसेट वैल्यू कितनी है 10 है, लाइकलीहुड ऑफ द अटैक भी हाई है 9 है, मिटिगेशन जो है वो 0 है और जो है अनसर्टेनिटी लो है। आपने ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये यूटिलाइज़ करना है। यहाँ पर आपने यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई करना है 9 से और -0 + 1, ठीक है, तो ये होगा 91। उसके बाद है कंपनी रिलीजेस देयर सर्वर रूम डोर इज़ ओपन लेफ्ट प्रोव्ड ओपन फॉर वेंटिलेशन इन रिस्क मैनेजमेंट ऑफ व्हाट इज़ दिस ओपन डोर। वही क्या, अगर जो है सर्वर का रूम आपने ओपन कर दिया कि ना वेंटिलेशन के लिए, तो अब आपने जो दरवाज़ा खुला छोड़ दिया ये क्या होगा। तो क्या ये वीकनेस है, वल्नरेबिलिटी है, थ्रेट है, एसेट है, क्या है आपने बताना है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स अ न्यू रूल, ऑल एम्प्लॉयज़ मस्ट चेंज देयर पासवर्ड एवरी 90 days। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंट्रोल। ठीक है, हर एम्प्लॉय ने चेंज करना है पासवर्ड आफ्टर एवरी 90 days। अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुना तो आपको इसका आंसर पता होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्वेश्चन था जो मैंने कहा था हम बाद में सोल्व करेंगे, ये वाला। इमेजिन यू आर प्रोटेक्टिंग अ सर्वर जिसकी एसेट वैल्यू 10 है, हाई चांस है, लाइकलीहुड 8 है, ऑलरेडी हैव एक्सीलेंट सिक्योरिटी मिटिगेशन 7 है। तो बताना है आपने, अनसर्टेनिटी आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि कितना होगा, तब हमारे पास कितनी होगी, कैलकुलेट करते हैं। एसेट वैल्यू हमारे पास 10 है, ठीक है, ये वाली 10 है, लाइकलीहुड कितना है 8, 10 × 8 80, और जो है इसमें से मिटिगेशन हमने माइनस कर देनी है 7, तो 80 - 7 73। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आंसर 73 है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कहा हाउ डू यू थिंक द फाइनल रिस्क स्कोर वुड चेंज इफ़ वी रिमूव ऑल द सिक्योरिटी कंट्रोल्स। और अगर हम सारे सिक्योरिटी कंट्रोल्स मिटिगेशन को 0 पे ले आते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास 80 - 0 80 होगा। तो इसका आंसर है 73 और सेकंड का आंसर है 80। ठीक है, इस तरह से आप जो है इनको सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा आप थोड़ा सा नेट पे सर्च करना, अब तो AI इतना आ गया, आप ChatGPT को यूटिलाइज़ करो, जेमिनी को यूटिलाइज़ करो और अपनी तैयारी अच्छे से करो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली मेरे से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।